नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का मिशन, विपक्ष का गमन। बीजेपी का मिशन कई बार बड़े रहस्यों से भरा भी होता है और एक ऐसा ही मिशन जिसे लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि ये किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए है। अचानक ही जो विपक्षी और रीजनल पार्टीज़ हैं उनके सांसदों का बीजेपी मोह जागृत हो जाता है। पश्चिम बंगाल से शुरुआत होती है, फिर यह आगे बढ़ते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना तक पहुंच जाता है और इसी के साथ जबकि हम बात करें कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद दिल्ली पहुंचे हैं, अगर हम बात करें बुधवार की, और इसी बीच उत्तर प्रदेश से बीजेपी के बड़े नेता जैसे तोप का मुंह खोल देते हैं और उनके तोप के गोले रूपी बयान निकलने शुरू हो जाते हैं कि हमारे यहाँ भी तैयारी चल रही है, ऐसी खबरें हैं, ऐसी अटकलें हैं और बहुत जल्दी एक 30 से ज़्यादा सांसदों की एक कहानी यहाँ से भी निकलेगी। तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं, कितनी सच्चाई कितनी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत दिलचस्प गणित है कि एकदम से ये क्या हो गया। मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा सीट थी वो बीजेपी के लिए बहुत कीमती, पहले के संदर्भ में देखें तो क्या कीमती थी, लेकिन अचानक उस सीट के लिए जिस तरह से बीजेपी जद्दोजहद करती है और कामयाबी हासिल करती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टीएमसी में टूट, शिवसेना में फूट, अब सपा में होगी सफाई। देश में बीजेपी के अश्वमेघ का घोड़ा लगातार दौड़ रहा है। एक के बाद एक राज्य जीतने के बाद अब ये घोड़ा सियासी पार्टियों के अंदर भी पूरे बेग से दौड़ रहा है। जिस पार्टी से ये गुजरता है वहीं से कुछ एमपी और एमएलए अपनी पीठ पर बिठा लेता है। अश्वमेघ के इस घोड़े की लगाम पकड़ने की ताकत फिलहाल किसी में नजर नहीं आती। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में तबाही मचाने के बाद झारखंड और एमपी होता हुआ ये घोड़ा अब महाराष्ट्र में कमाल दिखा रहा है, जहां शिवसेना के किले में एक और बड़ी सेंध लगनी तय है। महाराष्ट्र से अश्वमेघ का ये घोड़ा यूपी में प्रवेश कर सकता है, जिसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मार्केट में माल बिकेगा तभी लोग खरीदेंगे। टिकाऊ नेता पैदा करो, जो बिकने वाला पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी एक बड़े मिशन पर है। लोकसभा और राज्यसभा में अपने नंबर इतने बढ़ा लेना चाहती है कि उसे परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे बिल पास कराने में कोई दिक्कत ना हो। वहीं इससे आगे उसकी नजर मिशन 29 पर भी है। यदि वो बिल पास कराकर देश में परिसीमन कराने में सफल होती है तो 29 के लिए उसकी संभावना काफी बढ़ सकती है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में सांसदों की संख्या बढ़ने से बीजेपी की ताकत भी बढ़ना तय है। हालांकि बीजेपी पार्टियों में बची भगदड़ के लिए उनकी खराब रीति नीति को मानती है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की करप्ट पॉलिटिक्स का नतीजा बताती है। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों में न नीतियां हैं, न नेतृत्व है, न नेता है। ये राजनीति का जो परिदृश्य इन दिनों सामने आ रहा है, वो साफ दिखलाई पड़ रहा है कि इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों का वहां कोई भविष्य नहीं है और ये सब जानते हैं कि अगर राजनीतिक भविष्य कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में है। देखिए, कोई भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय का घोड़ा नहीं है, हकीकत में भाजपा की बेईमानी का घोड़ा है। भाजपा ने जो चुनावी संस्थाएं, ईवीएम मशीन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी टीमों को अपने कब्जे में कर रखा है, उससे जो बेईमानी का घोड़ा बनता उसके माध्यम से ये चुनाव जीत रहे हैं। कहीं भी कोई जनता खुश नहीं है, कहीं भी ये जनहित की जीत नहीं है, ये जन विरोधी सरकार है। देश की सियासत में ये अजब दौर है।
सुबह जो जहां है वहां शाम तक रहेगा या नहीं कहना मुश्किल है। परिवारवाद और स्वार्थ की बुनियाद पर खड़े हुए सियासी भवन भर भरा कर गिर रहे हैं, तो वहीं सत्ता और विचार में गुथी बीजेपी एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा कर रही है। चलिए हमारे सवाल देखिए, क्या पार्टियों में हो रही टूट बीजेपी के मिशन का हिस्सा है? बीजेपी दोनों सदनों में ताकत बढ़ाकर परिसीमन बिल पास कराना चाहती है। आखिर पार्टियां अपने एमएलए और एमपीज को जोड़कर क्यों नहीं रख पा रही हैं? ये हमारे सवाल हैं। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं अब्बास हफीज साहब, युवा नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ, लंबे अरसे बाद हमारे साथ हैं। जयप्रकाश पाराशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। और अजय धवले जी हैं, युवा नेता, कामयाब एडवोकेट और प्रवक्ता बीजेपी के। जयप्रकाश जी, कैसे देखते हैं अचानक ये जो सुगबुगाहट शुरू हुई है और ये अब यहीं थमने वाली नहीं है, इसके सिरे बहुत सारी जगहों तक पहुंचेंगे और वहाँ विस्फोट और धमाके होंगे, इसकी शुरुआत हमें देखने को मिल ही गई है। कारण आपको क्या दिखता है कि एकदम से बीजेपी प्रेम कैसे जागृत हुआ और बीजेपी का अल्टीमेट गोल इसके पीछे क्या दिखता आपको? इसके लिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें 17 अप्रैल 2026 का जो दिन है वो याद करना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन वुमेन रिजर्वेशन बिल जो था वो रिजेक्ट हो गया था और भारतीय जनता पार्टी शायद 52 या 54 वोट से पीछे उसमें रही थी और विपक्ष ने उस पर आरोप लगाए थे कि वो डिलिमिटेशन करना चाहती है वुमेन रिजर्वेशन की बिल की आड़ में। और ये सच भी है कि उस बिल की वजह से, उसके रिजेक्ट होने की वजह से, उससे जो लिंक्ड 2 बिल थे जिनमें एक डिलिमिटेशन बिल था और दूसरा यूनियन टेरिटरी बिल था, वो सरकार को वापस लेने पड़े थे। अब ये बड़ा सही मौका, ये एक तरह से जैसे एक वातावरण बनता है। मुझे लगता है कि टीएमसी की जिस तरह से पराजय और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह की असाधारण सफलता पश्चिम बंगाल में मिली, उसके बाद ये एक मौका था, एक इस तरह का माहौल था जहां भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है वो अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर लगाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक घबराहट भी है विरोधी दलों में, बहुत सारे लोगों में। और अगर हम पश्चिम बंगाल में जैसे टीएमसी के टूटने को देखें या उद्धव ठाकरे गुट को, ये भी उद्धव ठाकरे जो गुट है ये दूसरी बार टूटा है। तो समाजवादी पार्टी में जहाँ तक है, मैं समझता हूँ शरद जी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी में तो आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी का किला अभी भी उसमें उतनी दरारें नहीं हैं जितनी टीएमसी में रहीं या यूबीटी में रहीं? अगर आप ऐसा देखते हैं कि 111 सदस्यों में से 48 के खिलाफ बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं या ईडी में है और वो वल्नरेबल है, हो सकता है कि वो इस मौके पर टूट भी जाए, तो पॉसिबिलिटी मतलब से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी एक है कि उनमें से एक बड़ा हिस्सा जो आइडियोलॉजिकली है वो शायद भारतीय जनता पार्टी में जाने में ज़्यादा असुरक्षित महसूस करें। जी, अब्बास हफीज साहब, आप कैसे देखते हैं? फिर एक घबराहट, राज्यसभा की सीट मध्य प्रदेश की गई, टीएमसी में दरारें पड़ी, अब यूबीटी जहां पहले भी दरार पड़ चुकी है और अब कहानी चल रही है समाजवादी पार्टी की। जी, मुझे लगता है शरद जी कि एक नया सामान्य बनाने की इन सब चीज़ों को एक शुरुआत जो बहुत पहले हुई थी उसमें कहीं ना कहीं सफलता पाने का और एक और प्रयास है कि आज ये सब देख रहे हैं कि किस तरह से 2/3 बहुमत को हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक हैं या नहीं है जनता जानती है, हम सब जानते हैं। इस चीज़ की निंदा की जितनी की जाए उतनी कम है। जनता ने आपको जनादेश दिया, फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया, आपके सहयोगी दलों ने साथ दिया, आप सत्ता में आए। अब तानाशाही रवैये से बिल पारित नहीं कर पाने के जो आप में एक अफसोस था या उसकी जो एक कमी थी, उसको पूरा करने के लिए गैर लोकतांत्रिक रास्ते अपना के एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को मजबूत ऐसा करने का प्रयास किया जाए कि जिससे वो जो चाहे तानाशाही रवैये से करा ले। टीएमसी के जो बगावत चल रही है, जो कुछ हुई है,
एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में उसका मर्जर होना शरद जी, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर वोट की गिनती हो तो कुछ 1000-1500 वोट मिले हों, जिसके बैंक खाते में कोई चंदा ना हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में अपना भविष्य देखते हैं वो सांसद, जो फिर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी के ही साथ सदन में खड़े होने का बात भी करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सबके सामने हैं। लेकिन आज बार बार डराना, धमकाना, एजेंसीज का दुरुपयोग करना, ये लोकतंत्र की मजबूती है या नहीं है, इस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। जो आज मेरे साथी यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी इसके ऊपर बोलें कि आप इसको सही समझते हैं या नहीं कि एक रिपोर्ट ऐसी छपी कि पिछले कुछ सालों में 25 विपक्षी नेताओं को जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उनमें से 23 पे जो गंभीर चार्जेस थे उनसे या तो छुटकारा मिल गया, स्वर्गीय अजीत पवार जी हों या अशोक चव्हाण जी हों या और भी कई नाम हैं उस सूची में, या फिर वो जो तेज़ी थी उन रेड्स की, उन पूछताछ की, वो कम हो गई। तो ये लोकतांत्रिक है या नहीं है? इतिहास गवाह है शरद जी कि जब जब इस तरह से राष्ट्रवाद की आड़ में विपक्ष को कमज़ोर करके किसी देश को ये एक उम्मीद दिखाई गई है कि वो मजबूती से आगे बढ़ेगा, तो फिर उसका हाल वो हुआ है जो 1930 के दशक में जर्मनी का हुआ, या उसके बाद हंगरी का हुआ, या टर्की आज तक जिसको भुगत रहा है। हमारे देश में लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने का काम किया गया और उससे आज देश में लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन बार बार डराना, धमकाना, मैं अपनी बात को पूरा करूंगा कि अब समझ में आता है कि पश्चिम बंगाल बेईमानी से जीतने की क्यों इतनी ज़्यादा कोशिश की गई थी कि वहाँ की एजेंसीज, वहाँ की पुलिस हाथ में लेके अपने केंद्रीय जो सरकार है उसको कैसे मजबूत करने का काम किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें आज देश देख रहा है, लेकिन लोकतंत्र इतना मजबूत है कि एक दिन आता है फिर आपको पलट कर रख देता है। अजय जी, जवाब आपने सुनी बातें जी? जी शरद जी, बड़ा पॉलिटिकल रिटोरिक्स ऐसा मेरे मित्र अब्बास जी ने उत्तर दिया है, जिनके दल का इतिहास रहा हो इलेक्टेड गवर्नमेंट ना, जनता द्वारा जिनको जनादेश दिया था, ऐसी राज्य सरकारें आर्टिकल 356 इन्वोक करके जिन्होंने राज्य सरकारें गिराई, और एन नंबर ऑफ उदाहरण दे सकते हैं, जितनी इंदिरा गांधी जी ने गिराई थी, जितनी राजीव गांधी जी ने गिराई थी, जितनी नरसिम्हा राव जी ने गिराई थी। तो मुझे लगता है बात जी ये पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक है, आज हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और देश में किस प्रकार से एक ऐसा विषय पे चर्चा कर रहे हैं जिस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और अन्य राजनीतिक दलों का जो बेसिक अंतर है, मुझे लगता है शरद जी, वो है कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से, अपनी स्थापना के समय से, या अपना जहां से हमने इनहेरिटेंस है हमारा जनसंघ, हम एक आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित रहे। हम भव्य दिव्य राम मंदिर की बात करते थे, हम आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की बात करते थे, हम यूसीसी की बात करते थे। तो हमारा जो एजेंडा था वो कभी बदला नहीं। हमारा विचार नेशन फर्स्ट था और अंत्योदय के सिद्धांत के साथ हम चले। बाकी राजनीतिक दल, ये जो दल बदल हो रहा है, ये इसको आप किस तरह देखते हैं? ये ठीक मानते हैं, इसे जायज मानते हैं? नहीं, निश्चित नहीं शरद जी, क्योंकि बाकी राजनीतिक दलों के साथ में एक जो दुविधा है कि ये सारे पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अरेंजमेंट है। पॉलिटिकल कन्वीनियंस के अरेंजमेंट में जब परिवार जिन राजनीतिक दलों को चला रहे हैं वहां फ्यूडल लॉर्ड जैसा बिहेव करेंगे। जिन लोगों ने टीएमसी छोड़ी उनके स्टेटमेंट सुन लीजिए कि अभिषेक बैनर्जी जब आ रहे तब स्टैंडिंग ओवेशन देना है, उनके लिए क्लैपिंग करना है। आज ही हम यूबीटी के स्पोक्स पर्सन संजय राउत जी को सुन रहे थे, वो किस प्रकार की भद्दी भाषा का प्रयोग अपने सांसदों को लिए कर रहे हैं। तो जब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, जब नेताओं को आप एकदम से ऐसे ट्रीट करोगे कि जिनका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार की घटनाएं होगी। दूसरा इसका बड़ा कारण यह है कि देखिए कि विमेन रिजर्वेशन जैसा हिस्टोरिकल बिल, उससे किसी राजनीतिक दल का भला नहीं होना था, लेकिन हमारी देश की आधी आबादी जिसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात सारे राजनीतिक दल करते थे। आपके डिफेक्शन से क्या संबंध है, मैं ये पूछ रहा हूं। अपने कन्वीनियंस के लिए, अब्बास जी, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए विमेन रिजर्वेशन का आज यदि देश की नारी शक्ति को अधिकार मिलता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो उससे ना भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होनी चाहिए, ना देश के अंदर। जी, आप बात को घुमा के अपना वक्त पूरा कर रहे हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ आपकी पार्टी हमेशा खड़ी हुई है, क्यों मजबूत नहीं करना चाहते एंटी डिफेक्शन लॉ? आप क्यों नहीं चाहते कि सदस्यता खत्म हो जाए ऐसे लोगों की? एंटी डिफेक्शन लॉ को मजबूत किसने किया था? देश में श्रद्धेय आदरणीय अटल जी की आज हर पॉलिटिकल पार्टी एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर चर्चा करनी चाहती है, आपकी पार्टी पीछे हटती है। वही पार्टी जो फ्यूडल लॉर्ड की पार्टी बन के रह गई, ये दो लोगों के ऊपर नतमस्तक हो गए हैं। तो इस तरह की बातें आप घुमा के कर रहे हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ चलिए, जिन सांसदों ने आपके बिल को गिराया वो सांसदों की एकदम आस्था आपने आ जाती है। उन सांसदों के ऊपर जिस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है, आप उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। चलिए, आइडियोलॉजी में ये भी आपके साथ शामिल है कि विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए? मैं लौटता हूं। जयप्रकाश जी, सवाल बड़े हैं, निश्चित तौर पर सवाल बड़े हैं, और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जनता का नज़रिया इसे लेकर क्या है, क्योंकि ये
जुबानी जंग जब तक चलती रहेगी, इससे हम किसी समाधान तक पहुंचेंगे, ये बड़ा कठिन है। क्या जनता का परसेप्शन भी अब इसी तरह का हो गया है जैसा राजनीतिक दलों का नज़रिया है? हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी में गया, किस पार्टी से जीता था, कहाँ चला गया, क्या कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि एक बड़ा डिफेक्शन हुआ, कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा टूटकर बीजेपी में आया, लेकिन उससे फ़ायदा बीजेपी को हुआ बाई इलेक्शन में, कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जबकि कांग्रेस दावा कर रही थी कि सहानुभूति की लहर होगी, दल बदल करने वाले जो हैं उनके प्रति तमाम तरह के विशेषणों का इस्तेमाल किया गया। तो क्या जनता का नज़रिया भी अब भिन्न हो गया है? वो भी यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ चल गई, उपयोगितावाद ही देखती है वो भी। बात बिल्कुल सही है शरद जी। उसकी एक बड़ी वजह है कि राजनीति में नैतिकता जो है वो बहुत अरसा पहले ही ख़त्म हो गई। जैसे कोई आत्मा की आवाज़ या अंतरात्मा की, आप आत्मा लेकर के आप राजनीति नहीं कर सकते, बिना आत्मा के ही आपको राजनीति करनी पड़ेगी। तो जो बुनियादी बात यह है कि राजनीति का एक व्यवहारिक पक्ष है और दूसरा एक जो पक्ष है कि वो कानूनी है। तो आज ही नहीं, अगर आप देखें तो ममता बनर्जी जी क्या कर रही थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के जो दफ्तर थे उनके ऊपर ताले लगा दिए थे, कब्जे कर लिए थे, वो अभी छुड़ाए गए हैं। हफीज़ साहब भले ही अभी कुछ भी उसके पक्ष में बात करें, लेकिन हकीकत यही है कि वहाँ कोई नैतिकता का सवाल उस समय उन्होंने कभी नहीं उठाया। आज चूँकि उनका डिफेक्शन हुआ, 20 लोग गए, अब कानूनी तौर पर वो कितने सही है, खैर ये तो फैसला स्पीकर साहब करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं भी वैसे दल बदल में जो ये जो प्रावधान है कि किसी ने दल बदला, उसकी सदस्यता चली गई, या 2/3 2 शर्तें जो हैं पूरी करने के बाद में वो या तो पार्टी मर्ज हो जाए या 2 और प्लस 2/3 मेंबर चले जाए, इंडिविजुअली मेंबर नहीं जा सकते। तो अब ये अगर शर्तें पूरी होती हैं और वो कानूनी तौर पर सही होता है तो उसमें मुझे लगता है कि सदस्यों को भी एक पार्टी के जो परिवारवादी पार्टी सुप्रीमो स्टाइल पार्टीज हैं, हम उसको कैसे लोकतांत्रिक कह सकते हैं? क्या वो उनके गुलाम हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जो नैतिकता है, नैतिकता को आज बहुत व्यापक रूप से देखना पड़ेगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में कि साहब वो इधर से इधर आ गए तो ये नैतिकता हो गई। अब उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी वो कैसे चलती है, सब जानते हैं कि वो कैसे चलती थी। ये जो बुनियादी बात है वो आज इंडी गठबंधन का पार्ट है, तो आज उसका बचाव जो है इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के अगर मैयार पर, डेमोक्रेसी के मापदंडों पर अगर आप उसको कसेंगे तो क्या वो फिट है? तो ये जो सवाल हैं ये बरकरार हैं। भारतीय राजनीति में मुझे लगता है आने वाले और समय लगेगा, शायद उसमें जाकर के ये सब चीज़ें जनता जिस तरह से देखना चाहती है वो दिखाई दे। आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि कई बार पार्टियों में ये भी पीड़ा रहती है कि सुप्रीमो की चप्पल तो उठा लेंगे, लेकिन उनके किथ एंड किन के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभिषेक बनर्जी साहब को क्यों झेलें हम? अब दोनों ही अगर आप केस देखें तो दोनों में यही हो रहा है। वो अभिषेक बनर्जी को वहाँ लोग नहीं झेलना चाहते और उधर आदित्य ठाकरे को लोग झेलना नहीं चाहते। तो ये जो नैतिकता का जो प्रश्न है वो बहुत व्यापक है, ये गोल गोल घूम रहा है। हाँ। और इसकी निरपेक्षता सभी दलों की तरफ घूम रही है। जी हफीज साहब। मैं शरद जी पार्शली सहमत होऊंगा पराशर जी की बात से, लेकिन उसमें एक चीज़ देखने की ये है कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी में कहीं ना कहीं आप देख लेंगे। राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है उसके ऊपर 100 खून माफ होते हैं, कार्यकर्ता डरता है, नेता डरते हैं, नेता कोई कदम उठाने से पहले 50 बार सोचते हैं। ईडी सामने है, सीबीआई सामने है, जाके तो दिखाओ बाहर, कुछ कह के तो दिखाओ। जिस राजनीतिक दल की बात की जा रही है, जिसके अंदर डिसिप्लिन कहा जा रहा है, उनके सबसे सुप्रीम लीडर आज जो बन के बैठे हैं, उनके आगे तो कोई तस्वीर में खड़ा भी नहीं हो सकता। इससे तो इत्तेफाक रखेंगे आपकी ईडी आईटी से जो डरने वाले हैं उनके काम भी कुछ ऐसे होंगे। देखिए अब राजनीतिक दलों के अंदर कई सारी झूठे आरोप भी लगते हैं। हर नेता के ऊपर कितने जो व्यक्ति की दुश्मनी के आरोप बहुत सारे होते हैं, बहुत सी चीज़ों के फैसले बहुत लेट आते हैं। जुडिशरी भी उसका एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा जिसमें डिले होता है बहुत सी चीज़ें। तो किस पे आरोप आज नहीं है साहब? जितने उद्योगपति हैं सब पे केसेस हैं, जितने राजनेता हैं सब पे केसेस हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक राजनीतिक दल जो आज दुहाई दे रहे हैं, यहाँ बैठ के मेरे साथी बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं अजय जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी आज सुप्रीमो की तरह हैं, अमित शाह जी भी सुप्रीमो की तरह हैं। तस्वीर में कोई सामने नहीं आ सकता, वीडियो में कोई बीच में नहीं आ सकता। किस तरह का राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन भी है, सब चीज़ें सामने, सत्ता है, सब कुछ माफ़ है।
जब तक टीएमसी की सत्ता थी। और जैसा पराशर जी ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि अभी चुनाव के अंदर कि ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो सही है सब कुछ। राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो उसकी वजह टीएमसी है। वहाँ पर किसी भी चीज़ की अति होना, किसी भी चीज़ का कुछ भी सीमाएं पार हो जाना। लेकिन मैं फिर कहूँगा, राजनीतिक दल जो इस बात के ऊपर दूसरों पे आरोप लगा रहा है, सबसे ज़्यादा तो आज उसी के मैं इस तरह से अहंकार बना बैठा है। लेकिन बस सत्ता नहीं है तो सब कुछ सही है। अजय जी। नहीं शरद जी, जैसे कि बात आई थी कि डिफेक्शन के बाद में राजनीतिक दलों के जो परिस्थितियां या परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, तो महाराष्ट्र में 2024 के जो असेंबली के इलेक्शन हुए थे उसने असली एनसीपी कौन है और असली शिवसेना कौन है ये बहुत अपने जनादेश के माध्यम से जनता ने प्रूव कर दिया था। तो मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए भी समय और उन लोगों के लिए भी विचार करने का विषय है कि वो ऐसे राजनीतिक दलों में जा रहे हैं या ऐसे राजनीतिक दलों से अलग हो रहे हैं जहां पे उन्होंने एक अलग वातावरण में राजनीति की है। तो निश्चित तौर पे ये विचार का विषय। लेकिन कहीं ना कहीं आज देश में सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी जिनकी है वही राजनीतिक दल अस्तित्व में है और वही देश के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कन्वीनियंस की वजह से राजनीति करना और गठबंधन बनाना ये कहीं ना कहीं जनता ने नकारा है। और जनता के साथ साथ ये जो नेता लोग ये भी ये भली बात जानते हैं कि हम क्यों आए थे। तो राजनीति में आने का उद्देश्य और उद्देश्यपूर्ण राजनीति यदि नहीं अस्तित्व में रहेगी तो इस प्रकार के डिफेक्शन होते ही होते रहे। पॉलिटिकल कन्वीनियंस क्या होता है शरद जी? कि अकाली दल के साथ आप गठबंधन कर लोगे, सरकार में आ जाओगे, फिर जब वो उनका इस्तेमाल हो जाएगा आप कहोगे नहीं 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 ये बिल्कुल अनुचित है, इनके साथ तो हम जा नहीं सकते हैं। ऐसे पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से उन नेताओं के ऊपर आप अजीत पवार जी जैसे जो आज हमारे बीच नहीं है, अशोक चौहान जी की बात कर लेते हैं। कभी नहीं सोचा था कि उद्धव ठाकरे के साथ आप जाएंगे। देखिए उसके बाद कितनी लंबी उसके ऊपर कभी नहीं चर्चा सोचा था हमने, नहीं हम पे तो आरोप लग ही रहा है ना कन्वीनियंस का। ये जो आरोप लगा रहे हैं मान्यवर, मैं उनका बता रहा हूं कि आईना तो देख लीजिए थोड़ा सा। ये राजनीति है, इसमें गठबंधन बदलते हैं बनते हैं, लेकिन आप सुचिता की राजनीति अरे हम ये नहीं करते दूसरे करते हैं। ये कह रहे हैं इनसे कि मान्यवर। अजय जी जल्दी से, बहुत कम 10 सेकंड में जवाब। हमारे शरद जी देश में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल होगा जिसकी सरकारें सिर्फ विचारधारा के लिए सिंधिया जी के बारे में क्या नहीं कहा, हमारी आइडियोलॉजी सिंधिया जी के बारे में आपने क्या नहीं कहा, शिवराज जी के उन बोलों को कोई दोहरा नहीं सकता। दल का क्यों ना हो, उसके बाद आज आपके नेतृत्व देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। वो विपरीत विचारधारा के क्यों ना हो, उसका विचार नेशन फर्स्ट है तो वो भारतीय जनता पार्टी में आके आपका विचार सिर्फ सरकार है, सत्ता है और उद्योगपति मित्र है बस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जनता इन सारी चीज़ों को लेकर इंडिफरेंट है? क्या जनता ये मान रही है कि राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता इस मामले में बहुत मजबूत नहीं है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि टीएमसी के 20 सांसद चले गए, उसे कोई अफसोस नहीं है। न वो बीजेपी के सामने शिकायत करने जाती है, न वो टीएमसी के सामने जाती है, न वो उद्धव ठाकरे से कुछ कहती है, न बीजेपी से कुछ कहती है। ये एक बड़ा शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जो जयप्रकाश जी ने कहा, राजनीतिक दल, व्यवहार और कानून, दो ही चीज़ें यहाँ देखी जाती हैं। पहला है कि जिसको आप पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कह लीजिए या पॉलिटिक्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप, ये इसी से चलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि देश में जो रीजनल पार्टीज़ हैं, क्या वो अपने चरित्र को नेशनल पार्टीज़ के बरक्स उतनी मजबूती से नहीं रख पाई? क्या वजह थी कि बहुजन समाज पार्टी गायब हो गई? क्या वजह है कि अखिलेश यादव जी बहुत मजबूती से उठे, अभी संघर्ष कर रहे हैं लेकिन मैदान में हैं? क्या वजह है कि स्टालिन साहब पीछे चले गए? क्या वजह है कि लेफ्ट का आखिरी किला केरल से ढह गया? रीजनल पार्टी नहीं है लेफ्ट। लेकिन ये बताता ज़रूर है कि लोग कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ मजबूती तो देखना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या है ये अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं भी बहुत स्पष्टता से उसे रीड नहीं कर पा रहा हूँ बिटवीन द लाइंस। वो क्या होगा ये आगे समझ आएगा। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि देश की राजनीति दो राष्ट्रीय दलों के बीच की राजनीति होती हुई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आगे देखिए हमारा बुलेटिन प्राइम मैटर। बढ़िया।